हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप कुमार। आज आप लोगों को मैं द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये 10th क्लास का चैप्टर है मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक उदाहरण के साथ कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। द्विघात समीकरण जानने से पहले हमको समीकरण को भी जानना होगा। समीकरण किसे कहते हैं, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बतलाते हैं। इसे ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। जैसे एक एग्जाम्पल ये हुआ नोटबुक में, देखिए कि सबसे पहले जानेंगे कि चर और अचर राशि के मिलने के से हम लोग द्विघात समीकरण का निर्माण होता है। और इस समीकरण में बीच में बराबर का साइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कि चर राशि अगर हम लोग जान रहे हैं, चर राशि किसे कहते हैं, तो चर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, चर राशि मतलब कि जिसका मान बदलता हो उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। जैसे x, y, z इत्यादि। तो इन सभी को हम लोग चर राशि कहते हैं क्योंकि इसका मान हमेशा बदलता है, कोई निश्चित मान इसका नहीं होता है। लेकिन अचर राशि किसको कहेंगे? अचर राशि। अचर मतलब कांस्टेंट टर्म। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इन सभी का मान कभी नहीं बदलता है। किसी भी चीज़ के लिए एक का मतलब सिर्फ एक होता है, दो नहीं। कोई भी सामान अगर हम लोग बोलें कि ये इसका क्वांटिटी 1 है या 2 है, तो इसका मीनिंग सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे चर राशि अगर बोल रहे हैं, तो चर मीन्स वेरिएबल क्वांटिटी। चर राशि को हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल क्वांटिटी बोलते हैं। मीन्स इसका मान बदलता है। जैसे x का मान हमेशा अलग अलग होता है, कोई निश्चित मान नहीं होता है। किसी अगर हम लोग कहीं पर सॉल्व करते हैं तो x का मान कहीं 2 आता है, कहीं 3 आता है, कहीं 0 आता है, कहीं 1 आता है। इस प्रकार सभी क्वेश्चन के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। या y है, z है, ये सभी हमारे वेरिएबल क्वांटिटी है, इनका मान हमेशा बदलता है, कोई निश्चित मान इसका नहीं रहता है। तो इस प्रकार चर और अचर राशि हो गया। अब ये चर और अचर राशि के मिलने से हम लोग को व्यंजक बनता है, जिसको व्यंजक बोलते हैं। जैसे 2x हो गया, या 3y हो गया, या 4x² हो गया, ये सभी हम लोग व्यंजक बोलते हैं। और इन सभी व्यंजक को अगर एक से अधिक है, जैसे पद में हो गया 2x + 3, इसके बाद इक्वलिटी का साइन माने बराबर का साइन दे करके 0 या 5 या कोई भी और कांस्टेंट चर अचर राशि अगर रहता है, 2x + 3 = 5, या 3x² + 2x - 1 = 3, तो इस प्रकार का अगर टर्म रहता है तो इसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। कहने का मतलब समीकरण हम कब कहते हैं कि जब चर और अचर दोनों राशियों के मिलने से और कहीं पर एक बराबर का साइन हो तो उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। और
इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं अलग अलग विधि से, लेकिन द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहेंगे? सबसे पहले घात मतलब पावर, किसी भी चर राशि का जो पावर होता है, जैसे एक्स स्क्वायर या वाई क्यूब या जेड का पावर 4, इस टाइप का रहता है, तो हम लोग ये जो इसका पावर रहता है उसको घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ पर y का घात 3 है, यहाँ z का घात 4 है। तो इस प्रकार जो घात 2 रहता है उसको हम लोग द्विघात बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस प्रकार का जो समीकरण रहता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन के रूप में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्पष्ट है, द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका घात देखें, घात कितना है? घात बराबर 2। घात हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण का घात 2 हो? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में जो चर राशि होता है, चर राशि भी हम लोग जाने देखें कि चर राशि किसको कहते हैं। समीकरण में जो चर पद मतलब जिसका मान बदलता है, जैसे x, y, z, ABCD, तो ये सभी चर राशि कहलाता है। और इन सभी का जो घात होता है, अधिकतम घात, वो उस समीकरण का घात कहलाता है। अगर समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इस समीकरण में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका अधिकतम घात 2 है। ये अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो इस समीकरण में भी अगर अधिकतम घात हम देखें तो 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो द्विघात नहीं है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3 या 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस समीकरण का अधिकतम घात मतलब चर राशि जो है, इसमें चर राशि क्या है? x है, और x का अधिकतम घात यहाँ पर 3 हम देख रहे हैं, x का पावर 3 है।
तो अगर x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो अधिकतम कौन हुआ? 3। तो इसलिए इस समीकरण का घात अगर हम लोग बोलेंगे तो 3 हुआ। तो चूँकि समीकरण का घात 3 हो गया, इसलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। द्विघात समीकरण सिर्फ हम उसी को कहेंगे जिसका अधिकतम घात 2 है और कुछ नहीं। और इस समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख लेते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होना चाहिए हम लोग का। क्या होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस समीकरण में जहाँ x तो चर राशि है, x इज इक्वल टू चर राशि और ए बी सी अचर राशि है। अचर राशि मतलब कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, 1 2 3 -1 2 इत्यादि। और इस समीकरण में a शुड नॉट बी 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि अगर a 0 हो जाए, यहाँ पर a का मान अगर 0 हो जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a 0 इंटू x² प्लस b कोई भी संख्या मान लेते हैं 2 है, 2x प्लस c 0 मान ले रहे हैं इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 2x हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फुल्ली फाइनली क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण का घात 2 है? नहीं है। और जिस समीकरण का घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो चूँकि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, हमारा b या c 0 हो सकता है लेकिन a 0 कभी नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए स्पष्ट है, पता चल गया अब हम लोग को कि द्विघात समीकरण चर और अचर राशियों के मिलने से बनता है और उस समीकरण का घात 2 होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि जो मानक रूप है वो क्या होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें बतला दिए कि b और c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। इसलिए a का मान कभी भी 0 अगर हो जाए तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अब स्पष्ट हो गया कि द्विघात समीकरण हम लोग किसको कहते हैं, उसका मानक रूप क्या है और किसका मान 0 हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। जैसे हो गया 4x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात क्या है इसका, इस समीकरण का घात बराबर अधिकतम घात 2 है, इसलिए जब 2 हो गया समीकरण का घात तो द्विघात समीकरण है। क्लियर है। अब इसको हम लोग हल करने का विधि देखेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो 10th क्लास में हम लोग को मेनली इसको 2 प्रकार से हल करना है। सबसे पहला चीज़ है जिसको हम लोग नीचे क्लास में भी पढ़ करके आए हुए हैं, सबसे पहला है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि नाम से जैसा पता चल रहा है, गुणनखंड मतलब गुणा के खंड के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर हमको दिया हुआ है तो उसका गुणनखंड करना है और गुणनखंड की सहायता से उसका हल ज्ञात करना है, जिसको हम लोग मूल ज्ञात करना भी कहते हैं। और दूसरा विधि है द्विघाती सूत्र। क्या है? द्विघाती सूत्र द्वारा। तो ये 2 विधि है। द्विघाती सूत्र मतलब इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि क्या है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4x² + 5x + 1 = 0। अब इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा कि कैसे इसका हम गुणनखंड करें और इसका मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना। और एक चीज़ यहाँ पर जाने हम लोग कि कोई भी अगर द्विघाती सूत्र है उसका हम लोग हल अगर ज्ञात करते हैं तो उसका हमेशा 2 हल आएगा। 2 हल होता है द्विघाती सूत्र का, क्योंकि x का जितना घात रहेगा उसका मान उतना ही आएगा। यहाँ x का घात 2 है द्विघाती सूत्र में, इसलिए जो भी x का मान आएगा वो 2 रहेगा, 2 ठो रहेगा। देख रहे हैं इसको हल करके क्या होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर जो समीकरण हमको दिया गया है उसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले x² का चीज़ है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, मतलब एक अचर राशि है, केवल चर राशि इसमें नहीं है। तो इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, और लास्ट टर्म क्या है 1 है, इन दोनों को गुना करेंगे। तो रफ में जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 4 को और 1 को गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब इस 4 को हम क्या करेंगे कि 4 को 2 भाग में हमको तोड़ना है, और 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है कि उसको जोड़ने या घटाने से 5 आना चाहिए। मैंने 5 मतलब बीच का अंक आना चाहिए। तो 4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं, या तो 2 × 2 लिखेंगे या 4 × 1 लिख सकते हैं। यही 2 चीज़ लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अगर 2 और 2 को रखते हैं एक साथ तो जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो 0 आएगा, जबकि हमको लाना है 5। इसलिए क्या करेंगे हम लोग 4 और 1 को रखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 4x² की जगह हमें 4x² लिख दिए, प्लस 5 को हम लोग कैसे तोड़े 4 + 1 × x लिख दिए, और 1 फिर अपने जगह पर रहा =
0। कुछ नहीं किए हैं अभी, सिर्फ मिडिल टर्म को चेंज किए हैं। फर्स्ट में 4x² लिख दिए हैं, सेकेंड में 5 की जगह में 4 + 1 और x है तो x को लिख दिए = 1 है। अब देखिए क्या करें इसको हम लोग, 4x² को लिख दिए प्लस यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई किए तो 4x आ गया, प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किए थे x आया, प्लस 1 = 0। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखें, क्योंकि यहाँ 4x और x जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा हमारा, इसलिए कुछ नहीं किए, सिर्फ मिडिल टर्म को चेंज किए हैं। 4x + 6 = 5x। अब इसमें हम लोग क्या करें, इन दोनों से कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कहने का मतलब क्या है कि किस संख्या से या किस पद से दोनों विभाजित होता है उसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी 4x है, यहाँ भी 4x है, इसलिए हम लोग 4x कॉमन निकाल सकते हैं। 4x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो x लिख दिए, प्लस यहाँ से 4x निकल गया, 4x निकल गया तो क्या बचा, 1 कैसे बचा, 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस x + 1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 है, क्योंकि 1 से सभी डिविजिबल होता है, तो 1 बाहर हो गया, तो यहाँ पर x बचा प्लस 1 बचा, क्योंकि 1 से जब हम लोग 1 बाहर हो गया, इसका मल्टीपल तो सिर्फ x बचा, यहाँ से 1 तो 1 बचा = 0। यहाँ से हमको पता चल जाएगी कि मेरा मैथ सही बन रहा है या गलत बन रहा है। कैसे कि ये दोनों पद मिल जाएगा, दोनों में x + 1 है, इसका मतलब सही बन रहा है। अब फिर से हम लोग x कॉमन निकाल ले रहे हैं, x + 1 बाहर निकल गया तो इसमें बचा 4x, प्लस इसमें से x + 1 निकल गया है तो 1 बचा, तो 1 = 0। अब x + 1 × 4x + 1 0, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 है या ये 0 है, तब दोनों को मल्टीपल करने से 0 होता है। कोई भी संख्या को गुना करने पर 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक या दोनों 0 हो, तभी आ सकता है 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x + 1 0 है या 4x + 1 = 0। अगर x + 1 0 होगा तो इसका x = क्या निकल जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो 0 - 1 = -1, तो यहाँ पर x का मान -1 आ गया। और अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो 4x = क्या हो जाएगा, इधर +1 है, उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और x = करेंगे तो x के साथ ये क्या है, मल्टीपल में है, गुना में है, अगर बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/4, तो x का 2 मान निकल गया, x = -1 और दूसरा हो गया -1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा एक द्विघात समीकरण का हल कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र के द्वारा अगर इसी को हम लोग करें तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका तो हम लोग को दूसरा पेज में हम लोग देखते हैं इसको, द्विघाती सूत्र द्वारा मेथड का नाम लिख दे रहे हैं, द्विघाती सूत्र द्वारा। तो इस विधि के लिए हम लोग का द्विघात का सूत्र है, इस सूत्र को हम सिर्फ बतला रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिए थे इसमें 4x² + 5x + 1 = 0, तो इसमें हमारा जो मानक रूप बतलाया उसके अनुसार a = 4 है, b = 5 है और c = 1, मतलब x² का जो मल्टीपल है, गुणज है, वो a होता है।